अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। एक तो ये कि जो मेरा इंटरनेशनल टूर था उसकी पूरी डिटेल A to Z कि मैंने टिकट कहाँ से करवाई, मेरी बुकिंग कहाँ से मैंने प्लेटफॉर्म से डन की, उसके अलावा फूड का एक्सपेंस, ट्रैवलिंग का। जब इसको कंप्लीट करूँगा देन थोड़ा सा मैंने लाहौर की 2-3 सराउंडिंग को एक्सप्लोर करना है फूड के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को एंड तक देखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है और साथ में इसमें फ़ूड का थोड़ा सा टच भी है। तो इंशाल्लाह इसको एंड तक देखिएगा, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं लाहौर एयरपोर्ट से। कोशिश करें कोई भी आपका इंटरनेशनल विजिट है तो कम से कम 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। फॉर सेफ्टी साइड होता ही है कि अगर आपकी कोई चीज़ वहां पे मिसप्लेस हो गई है तो इसको आप टाइम ही अरेंज कर सकते हैं। और जब आप मेन एंट्रेंस गेट पे पहुंचते हैं वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो क्या आपको टिकट चेक करेंगे और उसके ऊपर आपको एक बड़ी सी स्क्रीन नज़र आ रही है जिसके अंदर आपकी फ़्लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की होती है। तो आप उसको लाजमी चेक करें। अगला प्रोसीजर ये आता है कि आपने अपना लगेज प्रॉपर चेक करवाना है। देन आपने चले जाना है बोर्डिंग सेक्शन के ऊपर। तो बोर्डिंग सेक्शन में जो एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव होती हैं तो आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं बुकिंग के हवाले से, 2-3 चीज़ें और भी पूछते हैं, टिकट भी चेक करते हैं, साथ में शो मनी का भी पूछते हैं। तो ये सिलसिला होता है। जब आपने अपना वो लगेज वहाँ पे सबमिट करवा दिया तो अगला प्रोसीजर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्लान था लाहौर से मलेशिया फ़्लाई करना और बीच में मेरा स्टे था चाइना में, ठीक है, जो कि 3 घंटे का था, तो मुझे वो जो मेरा लगेज है ना वो चाइना में नहीं मिलेगा, मेरी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर जाके मिलेगा जो कि मलेशिया थी। उसके बाद आ जाता है आपका इमिग्रेशन काउंटर का जो प्रोसीजर था। उसमें मैं आपको ये डिटेल में गाइड करता हूँ कि आपने 4 चीज़ें मेक श्योर करनी है। एक तो ये आपकी टिकट है जो कि रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके वीज़ाज़ जो कि जेन्युइन होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन आ जाती है आपकी जो बुकिंग है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो एक तो कंफर्म के साथ पेड भी होनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप फ्रीक्वेंट हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती, आप प्रॉपर्टी पे भी जाके पे कर सकते हैं। लास्टली आ जाता है आपका शो मनी। अगर जैसे मेरा प्लान था 12 दिन का, मतलब 3 कंट्रीज़ का, तो उसमें मैंने ये करना था कि मेरी जो स्पेंडिंग है वो इतनी मतलब कि एक्यूरेसी के साथ मैंने मैनेज की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 दिन मलेशिया में रुकना था, 3 दिन सिंगापुर में हो गया और उसके बाद 3 दिन मैंने इंडोनेशिया में, टोटल अगर 12 दिन का स्टे है तो मैं उसको अच्छे तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। बाकी मैं अपना प्लान आपको डिटेल में बताता हूँ। ये चीज़ होगी। इमिग्रेशन काउंटर लाहौर में वो आपको थोड़ी सी मतलब कि इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं, तो आपने उसके लिए बड़ा इजी रहना, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, उसमें पैनिक नहीं होना आपने, ठीक है। तो जब मैं अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करूँ लाहौर टू चाइना, वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 4-5 घंटे की, उसके बाद 3 घंटे का स्टे था। देन मैं चला गया वहाँ से चाइना से मलेशिया, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 4-5 घंटे था। अगर मैं अपनी एयरलाइन की बात करूँ जिसमें मैंने ट्रैवल किया तो उस एयरलाइन का नाम था साउदर्न एयरलाइन और जिस एयरपोर्ट पे मेरा स्टे था वो था ग्वांगझो। और इसकी टोटल कॉस्ट जो थी ना मतलब रिटर्न टिकट की लाहौर टू मलेशिया, वो 1,40,000 थी। तो एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाह रहा हूँ कि कोशिश करें कि जब भी आपने टिकट कंफर्म करवानी है ना तो एक तो पहले खुद सर्च करें ताकि आपको ना एक बजट का आइडिया हो जाता है, और उसके बाद एजेंट से भी आइडिया लें। बाकी ये कि इसको अपना कोई रिलेटिव है आपका बाहर और साथ में कोई ऐसा मतलब फ्रेंड है तो उसके थ्रू बाहर से करवा लें, क्योंकि आपको चार्जेस थोड़े से कम पड़ जाते हैं और थोड़ी सी डिस्काउंटेड भी हो जाती है। ये चीज़ होगी। बाकी ये कि मेरा भी प्लान कुछ ऐसा था, मेरी भी जो टिकट थी ना वो मतलब यूके कंफर्म थी, जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ पाकिस्तान रेट के साथ वो 1,90,000 या 2 लाख का वो करंट जो आपको पता है फेयर चल रहा होता है। मेरा मलेशिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा था और सिंगापुर का सिंगल एंट्री और इंडोनेशिया का सिंगल एंट्री, और 12 दिन का मेरा टोटल टूर था। और उसके बाद जब चाइना से मैं गया मलेशिया, उसमें ये था कि काफ़ी ज़्यादा लोग ना हवा भी बना होता है कि आपको ऑफलोड कर देते हैं और साथ में आपको एंट्री नहीं मिलती। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर तो आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होता ही है कि आपकी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं कि हाँ जी आपका कितने दिन का स्टे है, तो आप उस हिसाब से अपनी जो शो मनी है, साथ में जो टिकट है और साथ में आपका एक और प्रोसीजर आ जाता है जो बुकिंग है वो आपने कंफर्म करवानी, तो आसानी से आप उनको रिप्लाई करें, मसला नहीं होता। एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, कम से कम इतनी को आप इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उनको ना अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकें और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। ये मैं मलेशिया में स्मूथ मेरी इमिग्रेशन क्लियर होगी, जो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थी। और वैसे भी आपको ना एंट्रेंस पर ना बड़ी इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होती हैं जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं कि आपने इस वे से जाना है, इस वे से जाना है, पे इमिग्रेशन काउंटर आ जाता है, चीज़ें पूरी हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती।
तो इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है, बस आपकी थोड़ी सी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए और आपको चीज़ों का हावना होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया का दौर है, इसको सर्च करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो जाती है। जो मैंने स्टे किया मलेशिया में वो मेरा था 2 दिन का पहले, ठीक है। जिस रेजिडेंस पे रुका उसका नाम था रिगालिया, और जिसमें ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि 37 फ्लोर पे ना उसका स्विमिंग पूल भी है। और बेसिकली ना ये होता ही है कि वहाँ के जो मतलब कि कह लें कि जिनके पास इन्वेस्टर जो मैं स्किप कर रहा हूँ, इन्वेस्टर क्या करते हैं कि एक फ्लैट को रेंट आउट करते हैं और उसके अंदर बेड स्पेस बना देते हैं। और वो बेड स्पेस वो नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे, आपको फॉरेनर कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। वो भी अपने बजट को इसी तरह मैनेज कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी मेरे साथ भी काफ़ी लोग ऐसे थे। तो उसकी जो सराउंडिंग में आपको पता है, एक तो रेगालिया रेजिडेंट में चौकेट था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और वहाँ पे आपको पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये फील नहीं होता कि आप कोई इंटरनेशनल कंट्री में आए जहाँ पे आपको अपनी कंट्री का फूड नहीं मिलता। तो मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस था और इतना कॉस्टली नहीं था। अकोमोडेशन पर डे के हिसाब से मलेशिया की बात करूँ तो उसकी जो अमाउंट थी अप्रॉक्सीमेटली 3500 4000 के राउंड बात थी पर डे। इसके यहाँ फेक चीज़ नहीं है, ये रियल बेस्ड एक्सपीरियंस है। आप इजीली इसको अपने जो 2 प्लेटफॉर्म है, एक तो booking.com आ जाता है, एक अगोडा, उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। खाने के हवाले से ये था, खाना बहुत अच्छा था वहाँ पे, और लोकल मार्केट्स भी हैं वहाँ पे। जैसे शालमी में मार्केट नहीं होती, तो चौकेट के सराउंडिंग में ना वो भी मार्केट है, जहाँ के आपको ना मतलब कि से वो कहते हैं ना कि वो दर्जन के हिसाब से, 2 दर्जन के हिसाब से उस तरह की आपको क्वांटिटी आपने अगर किसी अपनी कंट्री में लेके जानी है, बैग्स के हवाले से और भी काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज़ के हवाले, तो वो शालमी वाला प्रोसीजर मुझे वहाँ पे नज़र आया, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा सिलसिला था। बाकी ये कि फूड मार्केट अच्छी थी वहाँ पे, और आपको खाने पीने वाली चीज़ें काफ़ी नज़र आती हैं। देन जब 2 दिन मैंने स्टे किया, फिर मेरा प्लान था मैंने जाना था मलेशिया से सिंगापुर बाय बस। अच्छा, इसकी फ़ेमस प्लेस है जिसका नाम है ट्विन टावर। ट्विन टावर की सराउंडिंग में आता है कोरस होटल, और उसकी लॉबी में ये स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे आप बैठ के, अगर आपके टिकट का टाइम, फॉर एग्जांपल मेरी टिकट का टाइम था 8 बजे का, 8 बजे मेरी बस ने निकलना था सिंगापुर के, 4-5 घंटे का स्टे है। इसमें होता ही है कि अगर इसकी मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ, इसकी टोटल कॉस्ट थी कोई अप्रॉक्सीमेटली, मैंने लॉर से बुक करवाया था 18,000, ठीक है। रिटर्न थी बस, रिटर्न टिकट जैसे एयरप्लेन की होती है ना, तो इस तरह बस की भी टिकट थी रिटर्न, तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनी थी 18,000 की सिंगापुर के लिए बाय बस, जो कि 8 बजे का मेरा अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। 4-5 घंटे का आपको पता है इसका ड्यूरेशन होती है। उसके बाद आपने सबसे पहले क्लियर करनी होती है मलेशिया की इमिग्रेशन, क्योंकि मेरा तो मल्टीपल वीज़ा था, तो मैं जितनी मर्ज़ी दफ़ा एंट्री इन आउट कर सकता था। उसके बाद मलेशिया की इमिग्रेशन के लिए एग्ज़िट की स्टैंप लगी। दैन मैं गया सिंगापुर में 2-3 क्वेश्चन पूछे। उनका चीज़ें ये होती हैं कि वो आपसे पूछते हैं आपका अराइवल कार्ड, जिसके अंदर आपकी जिस मतलब कि बस के थ्रू आ रहा हूँ या प्लेन के थ्रू आ रहा हूँ, तो मैंने उसके अंदर फिल करना है, और 3 दिन आप इसको पहले फिल कर सकते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी, सिंगापुर के लिए अराइवल कार्ड लाजमी फिल करना है, ताकि आप एयरपोर्ट या इमिग्रेशन पे आप जो एक मुश्किलात आती है ना, वो ना हो। फिर वहाँ पे मेरा 2 दिन का स्टे था, थोड़ा सा कॉस्टली था। अगर पर डे इसकी मैं अकोमोडेशन की बात करूँ 5000 था, और 2 दिन का 10,000, ये चीज़ आ गई। बाकी फ़ूड के वाले से कोई 10-12 हज़ार लग गया होगा, और टिकट थी 18, अप्रॉक्सीमेटली कोई 40,000 का खर्चा मेरा सिंगापुर में हुआ। और सिंगापुर मतलब इतना ज़्यादा वाइड कंट्री नहीं, आप इजीली इसको 2-3 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आपको पता है हमारा ये प्रोसीजर होता है कि हम कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं, साथ में अपने ऑफिस से छुट्टियाँ मिलती हैं, उस हिसाब से हमने चीज़ों को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो वो मेरा प्लान 10-12 दिन का था। बाकी ये कि जब मैं उधर से वापस आया, फिर दोबारा मैं मलेशिया में स्टे किया कोई 1 दिन। अगले दिन का मेरा प्लान था इंडोनेशिया। तो मैंने मलेशिया से फ्लाई किया इंडोनेशिया के लिए। उसकी जो टिकट थी अप्रॉक्सीमेटली कोई 58,000 की थी। इसके अंदर भी एक प्रैंक हुआ, वो ये था कि जब मैंने इसको मतलब नेट से सर्च किया तो आ रही थी 45,000 की। फर्दर इसके फाइनल स्टेप पे जब पेड के ऑप्शन में गया, तो पेमेंट मेथड पे ना, तो उसमें ये 58,000 की होगी। तो वो आपको पता थोड़ी सी ये चीज़ें भी रह जाती है, जो ऑलरेडी एजेंट होते हैं उनको तो हावना होती है, तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। बाकी एक और चीज़ होती है कि आपको इसके लिए फाइलर बनना चाहिए। होता ही है कि जब आप फाइलर नहीं होते ना, तो वो थोड़ी सी आपको परसेंटेज एक्स्ट्रा पड़ जाती है, जो कि मुझे भी कोई 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा पड़ गए थे इसके लिए। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। बाकी ये कि जो मेरा स्टे था वो कूटा में था, इसकी सराउंडिंग में बीच है, और वहाँ पे ना आपको हलाल फूड मिलता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। सिंगापुर में थोड़ा सा मसला था, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट थे, वहाँ से खा सकते हैं। मलेशिया में तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं आती। और जो इंडोनेशिया था वहाँ पे तो आपको हलाल फूड मिलता है। और उसके साथ एक और चीज़ भी है कि जो उनकी लोकल मतलब के शॉप्स होती हैं ना, वहाँ पे कुछ लोग वर्क भी खा रहे होते हैं, जो कि मेरा एक रियल टाइम एक्सपीरियंस था। उसमें हुआ ये कि
एक लेडीज़ थी, उनसे गपशप भी लग रही थी, तो वो खा रही थी पॉप। तो बीइंग अ मुस्लिम आपको था हम ये चीज़ें तो अब इसके लिए क्या कमेंट करूँ। बाकी ये कि कोशिश करें कि आप अगर आपने बाली जाना तो कम से कम आपके पास ना कोई 15-20 दिन होने चाहिए। तो मेरा तो 3 दिन का टूर था, तो वहाँ कूटा था, साथ में बुध की मैंने सराउंडिंग एक्सप्लोर किया और एक फिनिश क्लब था। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस हैं, बीचेस भी होती हैं, तो बड़ा अच्छा सिलसिला रहता है वहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने वहाँ पे जाना है तो बाइक रेंट आउट करें, क्योंकि इसकी ना जो रोड होती है ना वो बाइक के थ्रू बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे गाड़ी लेंगे, ट्रैफिक में स्टक होंगे, तो वो सिलसिला थोड़ा सा बैड हो जाता है। बाकी ये कि अपनी मर्ज़ी, जब बाइक निकाली हो कहीं भी चले गए। और इसके पर डे रेंट की बात करूँ तो वो था अप्रॉक्सीमेटली कोई 1800-2000 के करीब था, और फ्यूल भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो अगर आप 2000-3000 का फ्यूल डाल रहे हो, साथ में 1800 पर डे के रेंट के हिसाब से, तो आप पूरी ये कूटा की सराउंडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी बुध का भी इस तरह सिलसिला है, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं वहाँ पे। तो टाइम शॉर्ट की वजह से मैंने तो यही एक्सप्लोर की। और उसमें जो मेरा प्लान था एकोमोडेशन का, वो ये था कि मैंने पहले दिन लिया हॉस्टल, और उसके बाद मैं 2 दिन रहा होटल में, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी सारा आपको उसका मतलब टूर दिया। तो बाकी ये था कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फूड के हवाले से वहाँ पे जो मैंने एक्सप्लोर किया वो पिज़्ज़ा हट, KFC और साथ में मैकडोनल्ड्स, ठीक है, वो अच्छा सिलसिला था। वहाँ पे अगर आपने एक टाइम का खाना खाना है वो 1500-2000 के राउंड अबाउट होता है, ठीक है। तो आप ये डिसाइड करें कि कोई भी कंट्री है तो 5-6 हज़ार आपने उसको सोच के रखना कि आप 6000 तक ना अच्छा खाना खा सकते हैं, मतलब एक दिन के लिए। और जो एक टाइम का खाना है वो आपको 1500-2000 के करीब पड़ जाता है। और इसकी भी जो अकोमोडेशन की जो कॉस्ट पड़ी वो थी कोई 4000, 4200, 3700, मतलब एक एवरेज लगाया जाए तो 4000 ही आती है, ठीक है। तो ये सिलसिला था। अगर मैं टोटल अपने टूर की पूरी कॉस्ट के बारे में बताऊं तो मेरा 3,83,000 इस तरह करके अमाउंट बनी थी। तो इसको आप राउंड फिगर कर लें, अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 लाख तक ले जाएं। तो इसमें ये है कि कोई चीज़ फेक नहीं है, सारा मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस था। बाकी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है, और मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और कह लें कि एक अच्छा मतलब टूर था मेरा। और पैकेज भी इतना ज़्यादा नहीं था। आजकल आपको पता है कि अगर 3 कंट्री को एक्सप्लोर करना हो तो एजेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है डिमांड कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करें। बाकी हर बंदे का एक वो इसका ज़रिया लगा होता है, मगर जितना आइडिया आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, आप नेक्स्ट टाइम खुद इस चीज़ को मेक श्योर करें। आज का प्लान है बाकी ये ऑर्डर दे दिए और बोलिए भी आ गया। उसके बाद इसके एक्सपीरियंस के बारे में अच्छा, फाइनली अभी खाना खा लिया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है। बाकी मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा इसको आप भी ट्राई करें। इसकी जो लोकेशन है ना सेक्रेटरीट के बिल्कुल पास है। बाकी कुछ लीम अगर इसकी बात करें, वन ऑफ द बेस्ट होती है क्योंकि इसकी खासियत ये है, एक तो ये माइल्ड टेस्ट है, उसके अंदर आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे मैं आपको ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टॉपिक ऐड कर सकते हैं जैसा आपको टेस्ट चाहिए होता है। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा था। और इसकी जो टोटल मतलब कि आप 350 में आप पेट भर के खाना खा। तो अभी ये कि जाहिर है खाना खाया तो उसके बाद मीठे की तलब हो रही है, तो इंशाल्लाह अभी माल रोड पे चलते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। कोई भी डेजर्ट या कोई भी मीठी चीज़ मिल गया तो इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए जी, ये आइसक्रीम के सारे फ्लेवर ये सामने। अच्छा, फाइनली हलीम खाने के बाद अभी जो डिज़र्ट की क्रेविंग हो रही थी, तो एक शॉप मिल गई है, इसका नाम है, ये देखिए, चमन आइसक्रीम। और इसके फ्लेवर्स की बात करें, ये देखिए कितने ज़्यादा फ्लेवर है इसके अंदर, तो बंदे को समझ नहीं आती वो कौन सा फ्लेवर ट्राई करें। तो अभी जो है इनका जो स्पेशल है वो मैंने मंगवाया, तो जो नहीं आता है तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। ये देखिए जी, फाइनली ऑर्डर आ गया। ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आइसक्रीम है। चलिए इसको ट्राई करते हैं।
आइसक्रीम के हवाले से थोड़ा सा फीडबैक देना चाह रहा हूँ। आइसक्रीम बहुत अच्छी है और रिजनेबल प्राइस भी है, बाकी फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। इसकी हर बाइट में ना चंक, जैसे पाइनएप्पल के चंक आ रहे थे, पिस्ते के आ रहे थे, साथ में मैंगो फ्लेवर था, तो वो सारे ऐसे लग रहा था कि मतलब बड़ी अच्छी आइसक्रीम लगी। तो मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूँगा इसको लाजमी ट्राई करें। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो मीठे की एक तलब हो रही थी ना हलीम खाने के बाद, तो वो अब ये है कि पूरी हो गई। तो इसकी लोकेशन की बात करें, इसकी लोकेशन है हाल रोड के साथ ही बीटन रोड आता है, तो वहाँ पे है लोकेशन। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। और ये आपकी छोटी सी एफर्ट है, इंशाल्लाह इसका हमें बड़ा रिवार्ड मिलेगा। और आप लोग की दुआएं भी हैं। फर्दर ये कि अल्लाह के साथ में मुझे यकीन है इंशाल्लाह उम्र का एक ड्रीम है दुनिया एक्सप्लोर करने का, वो करेगा अल्लाह के हुक्म से। तो इसी तरह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी और इसमें ट्रैवलिंग के काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट होगा और लिटिल बिट इसके अंदर ऐड करेंगे हम फूड के हवाले से। तो कोशिश करनी है आपने जितनी भी मेरी वीडियो है वो एंड तक देखनी है और उसमें मुझे सपोर्ट करना है। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।